एक लब्बो-लुबाब भी निकल के आया है आप लोगों से बातचीत में कि बीएसपी जितना अच्छा चुनाव लड़ेगी अखिलेश या इंडिया गठबंधन को उतना नुकसान होगा। मोहित गुप्ता मेरे साथ है। खैर, दूसरी वो सीट है जहां लोकसभा में बीजेपी सिटिंग विधायक पिछड़ गए। देखिए क्या बिल्कुल पुष्कर जी, इसमें कोई दो क्या देखिए दो बिल्कुल चीजें पुष्कर बताइए। जो आरएलडी 22 में आरएलडी के उम्मीदवार थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को आधिकारिक रूप से ज्वाइन कर लिया है कि नहीं, वही टिकट मांग रहे हैं, ऐसी खबर है। देखिए मैं पुष्कर जी सबसे पहले अलीगढ़ की बात बताता हूँ। देखिए यहाँ का जब लोकसभा वाला चुनाव हुआ था तो 1450 लगभग 1500 वोटों से सतीश गौतम यहाँ पर पिछड़े थे, लेकिन इससे जब पहला चुनाव था तो कहीं ना कहीं 45-50-60 हजार वोटों से वो आगे बढ़े थे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ अगर खैर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो खैर विधानसभा की अगर पार्टी से किसी से दूसरी पार्टी में टक्कर रहती है वो सिर्फ और सिर्फ आरएलडी से टक्कर रहती है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आरएलडी का यहाँ पर गढ़ रहा है, क्योंकि 1,15,000 के आसपास यहाँ पर जाट वोट है, वही 60,000 इसमें ब्राह्मण है, 70,000 के आसपास एससी वोट है, 35,000 वैश्य और 30,000 मुसलमान है। तो कहीं ना कहीं अब चूंकि इन दोनों का आपस में गठबंधन है तो एक बार बीजेपी की राहें जरूर साफ तौर से यहाँ देखने को मिली है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आशा राह पा सकती है। देखिए जब इस बार 2022 का जब चुनाव हुआ था तो आरएलडी यहाँ पर पिछड़कर तीसरे नंबर पे आ गई थी। कारण ये था कि बसपा से चारू कैन, जो कि पूर्व में राजनीतिक, और कार्तिक चौधरी यानी कि जो उनके पति थे वो चौधरी थे, जाट बाहुल इलाका है, इसके चलते ये सीट जो है बसपा यहाँ पर फाइट रही थी। तो बहुत मुश्किल 60,000 वोट से अनूप बाल्मीकि यहाँ पर चुनाव जीते थे। अब चूंकि चर्चा की ये आ रही है कि समाजवादी का यहाँ आज तक कभी भी कोई विधायक नहीं रहा है, तो लिहाजा ये सीट जो है इस बार कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो चारू कैन, जो कि पहले बसपा से प्रत्याशी थी, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और सतीश गौतम के साथ में वोट मांगने के लिए लगातार वो फील्ड में कई बार जगह नजर भी आए थे। लेकिन अब की जो कंडीशन माने तो अब यही निकल के आ रहा है कि चारू कैन कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकती है। वहीं बीजेपी के दावेदारों की एक लंबी लिस्ट लगातार लगी पड़ी है। आरएलडी भी इसमें पीछे नहीं है। आरएलडी भी ये चाहती है कि अलीगढ़ की जो, खैर क्योंकि लगातार जो फाइट किसी भी अगर राजनीतिक पार्टी से रही है तो वो सिर्फ आरएलडी के साथ रही है, तो कहीं ना कहीं आरएलडी भी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेगी। चंद्रशेखर आजाद भी है, जो कि 70,000 यहाँ पर एससी वोट है, तो चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ मैदान में है। तो इस बार का मुकाबला निश्चित रूप से दिलचस्प जरूर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरीके से हम यूथ सम्मेलन हो रहे हैं, मंत्रियों की लगातार जिम्मेदारी दे रही है। देखिए लक्ष्मी नारायण चौधरी को इस सीट के लिए लगा दिया है, वो इस सीट के प्रभारी भी हैं, हालांकि लीड के भी प्रभारी हैं और खैर विधानसभा के प्रभारी हैं। संदीप सिंह है, बेसिक शिक्षा मंत्री है, उनको लगा दिया है। तो हर दिन अब लगातार कोई ना कोई मंत्री आता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप कह रहे हैं कि सत्ता उपचुनाव है, सेमीफाइनल लगातार 2027 का ये देखा जा रहा है कि 2027 का सेमीफाइनल इसको मानने हैं। तो बीजेपी भी कोई कतई इसमें गुंजाइश नहीं छोड़ने की स्थिति में। अब देखना होगा आखिर टिकट किसको मिलती है, क्योंकि अनूप बाल्मीकि जो कि अब सांसद है हाथरस लोकसभा से, वो भी अपनी वाइफ के लिए टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। यही पहले जो सांसद थे राजवीर दिलेर, जो खत्म होंगे, इनका बेटा सुरेंद्र, वो भी मैदान में नजर आ रहे हैं। यानी कि 2 दर्जन से अधिक लोग जो कर्मठ हैं। देखिए 2000 ये आजादी के बाद से इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ जाटों का बोलबाला रहा है। लेकिन चूंकि 2008 में ये परसीमन हो गया था, परसीमन के बाद में ये सुरक्षित सीट हो गई थी, उसके चलते जो भगवत प्रसाद सूरवंशी हैं वो विधायक भी रहे हैं आरएलडी से। लेकिन 17 और 22 में बीजेपी ने यहाँ पर अपना लगातार मोर्चा बोला, अनूप बाल्मीकि यहाँ के विधायक रहे। तो कहीं ना कहीं जो 1.25 लाख जाट वोट है वो निर्णायक भूमिका में रहना है। देखिए मैं इसलिए और कह रहा हूँ कि चुनाव दिलचस्प ये इसलिए और साफ तौर से नजर आ रहा है क्योंकि जो कार्तिक चौधरी हैं, वो कार्तिक चौधरी उनके पिता हैं, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उनके चलते हुए कहीं ना कहीं जाट वोट में अगर सेंधमारी होगी, क्यों हालांकि जो प्रत्याशी उनकी चारू कैन जो है बसपा से पहली बार लड़ी थी, अच्छी खासी फाइट भी उन्होंने दे दी, लेकिन इस बार का जो माहौल देखने को मिला, जिस तरीके से खैर में लोग जाट जो है वो नाराज दिखे, कारण यही रहा कि सतीश गौतम इसीलिए वहां से पिछड़े हैं। सतीश गौतम का पिछड़ना इस बात के लिए आसान जी जरूर रहेगा क्योंकि आरएलडी में तीसरे नंबर, लेकिन आरएलडी का वोट अगर कास्ट बाय सका जाता है, अगर जाट वोट जाट के साथ, क्योंकि प्रत्याशी चारू कैन जरूर है लेकिन नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में वहां से पिछड़ जरूर गए, लेकिन अब समीकरण भाजपा ठीक कर लेगी।
उसका कारण ये है कि इसका जो मेन, अगर किसी पार्टी से अगर इसकी फाइट रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आरएलडी के साथ में रही है, क्योंकि जाट वहां पर बहुत है। 1,25,000 सबसे ज्यादा वहां पर जाट वोट है, जाट इलाका उसको बोला जाता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और है पुष्कर जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि चारू कैन उनके पति हैं, कार्तिक चौधरी उनके पिता जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उसके अलावा गुड्डू नाम से वो फेमस है। अच्छा राजनीति पकड़ रही है, क्योंकि इस बार जब चुनाव हुआ था 2022 में, तो चारू केनमा बसपा से जो प्रत्याशी रही थी वो दूसरे नंबर पे आ गई थी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर वो बीजेपी में आ गई और टिकट की भरपूर तरीके से दावेदारी की। लेकिन अब चर्चा ये है कि ये सीट 90% के आसपास कांग्रेस के खाते में जानी है, अगर इनका दोनों का साथ में अगर गठबंधन रहा। और चारू केन कांग्रेस से कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रत्याशी माने जा रही है। ठीक है जी मोहित, मतलब अभी पीडीए इतना भी टूटता नजर नहीं आ रहा है। 10 सीटों पर में से जो है सब अपनी अपनी सीट बचाने पे लगे हैं। संजीव शर्मा जी, आप अतुल गर्ग की सीट पर खड़े हैं। अतुल गर्ग यहाँ से सांसद बन के चले गए, पिछली सरकार में मंत्री रहे। वैसे तो इस सीट पे कोई बहुत ज़्यादा आंकड़ों से अगर पूछा जाए तो बीजेपी के लिए सेफ सीट है, लेकिन रवि गौतम ने जो बीएसपी, अगर समाजवादी पार्टी लोगों के हिसाब से कहे कि बीजेपी की बी टीम है, उसकी पोल खोल दी है रवि गौतम ने कि मेरे 15 लाख रुपए भी ले लिए, झंडा बैनर लगवा लिया। मैंने आपको जोड़ा ही इसीलिए है कि आंकड़ों में बीजेपी मजबूत है, लेकिन बीएसपी के जीरो होने के बाद क्या समाजवादी पार्टी के लिए कुछ संभावनाएं बनेंगी? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से बसपा पार्टी में पहले भी एक नाम अलग से रखा गया और उसके बाद उसका नाम काटकर दूसरा प्रत्याशी को उतारा गया, ऐसे ही इस बार रवि गौतम का नाम पहले रखा गया और फिर हटा दिया गया, जिसके बाद बसपा पर आरोप लगे हैं कि 15 लाख रुपए उनके लौटाए नहीं गए जो उनसे ले लिए गए थे, और इसके अलावा भी ना जाने क्या क्या वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में ही जाता है, क्योंकि हालांकि इंडी गठबंधन जो है इस बार यहाँ पर सपा के खाते में ये सीट डालना चाहते हैं, और मजबूत प्रबल दावेदार भी वो भी माने जा रहे हैं, क्योंकि सीधी टक्कर जो है फिर आमने सामने की हो जाएगी। क्योंकि अतुल के बाद यहाँ पर अभी कोई ऐसा चेहरा, लाइन तो बहुत लंबी है जो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो साफ साफ ये कह दे कि एक तरफा जीत हो जाएगी। हालांकि गाजियाबाद जो है बीजेपी का गढ़ है, यहाँ की 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, और अभी अभी हाल ही में सांसद भी बीजेपी के ही फिर बन गए हैं और उनकी जगह पर ये चुनाव होना है। तो आने वाले समय में यहाँ का चुनाव रोचक जरूर होगा और टक्कर भी होगी। अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी से होती है या सपा के प्रत्याशी से, ये तो इनके गठबंधन से जब किसी नाम की घोषणा हो जाएगी वो किस पार्टी का होगा तो पता चलेगा। लेकिन बीजेपी अपनी सीट को पक्का मानकर बैठी हुई है। जी, लेकिन आपको संभावनाएं क्या लग रही हैं कि देखिए संभावना समाजवादी पार्टी किसको, कांग्रेस को ये सीट देगी या खुद लड़ेगी, कि अमरपाल चौधरी को लड़ाएगी? अभी तक अमरपाल चौधरी को लड़ाएगी। जी, उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि अमरपाल चौधरी को यहाँ का गाजियाबाद का टिकट दे दिया जाए, लेकिन अभी कुछ भी कोई भी पार्टी पत्ते नहीं खोल रही है। कारण यही है कि बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है, उसके सामने वैसा ही प्रत्याशी, उसी बिरादरी का प्रत्याशी लाने की कवायद जरूर सामने की विपक्ष की पार्टी करेगी, जिससे बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके। हालांकि बीजेपी सदा से ये मानती चली आ रही है कि गाजियाबाद की सीट पर उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। एक बार यहाँ से जरूर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए थे, लेकिन आने वाले समय में कोई ऐसा विकल्प नहीं नजर आता जो बीजेपी को यहाँ पर टक्कर देता हुआ नजर आता है। जी, बढ़िया बात कही आपने। संजीव जी, बीजेपी मजबूत है, लेकिन क्या यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कुछ लड़ाई है कि नहीं ये सीट हमको मिले? कांग्रेस दावा ठोक रही है जैसे 10 सीट पे, लेकिन जमीन पे कोई कार्यकर्ता मनोबल इतना हाई दिख रहा है उसको? अभी ऐसे कोई समीकरण बनते नजर नहीं आ रहे। ना तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कोई प्रत्याशी लड़ाना चाहते हैं, ना समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन मानना ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल एरिया काफी अच्छा है, केला भट्टा है और कई अन्य एरिया भी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है। उसी को
गणित को बनाते हुए एक समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार उतारने की कवायद है। हालांकि कांग्रेस भी यहाँ पर ताल ठोकने को मजबूत प्रबल अपने प्रत्याशी को उतारने की फिराक में है, लेकिन नाम की घोषणा अभी नहीं कर रहे। हो सकता है कि इस बार फिर कांग्रेस डॉली शर्मा पर दाव खेल जाए और डॉली शर्मा के लिए टिकट मांगे, लेकिन इनके गठबंधन लेकिन का आप क्या तो कह रहे निर्णय डॉली होता है? शर्मा लड़ने को नहीं तैयार हो रही हैं, कह रही मेयर भी हरवा लिया, सांसदी भी हरवा लिया, हर चुनाव टिकट उन्हीं को लड़वा दे रहा है, मीडिया लड़वा देता है डॉली शर्मा को। देखिए, डॉली शर्मा जो है कांग्रेस में एक अच्छा चेहरा बन चुकी हैं और कड़ी टक्कर भी यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी को देती है और जमकर चुनाव प्रचार में अपनी स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ती हैं। तो ऐसे में बार बार डॉली शर्मा के ऊपर कांग्रेस दांव खेल रही है। हालांकि हाथ खाली हमेशा उनके रह जा रहे हैं, उन्हें हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। देखते हैं इस बार भी क्या उन्हीं के ऊपर दांव खेला जाता है या चेहरा बदल जाएगा। मैं पंकज जी के पास जाऊंगा। पंकज जी, आवाज आ रही है आपको? पंकज जी, हम लोगों ने 9 सीटों पर आकलन कर लिया। शायद पंकज का वीडियो बार बार कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। पंकज जी, आवाज आ रही है? तो कुल मिला के आपने देखा कि मझवा सीट पे मैं बात करना चाह रहा था, जहां से संजय निषाद की पार्टी के विनोद बिंद चुनाव जीत चुके हैं, सांसद बन गए हैं। वहाँ पे संजय निषाद का ही दावा बन रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी मझवा में पहली बार जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो 2 बार से सांसद रहे रमेश बिंद, वो अब समाजवादी पार्टी में आ गए थे। 24 में चुनाव वो हार गए विनोद बिंद से, लेकिन उनको माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मझवा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। और अभी तक जब से मझवा सीट बनी है तब से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। क्या है समीकरण इस बार? क्या वो जीत पाएंगे उपचुनाव में? लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी और समाजवादी पार्टी ने भी अपने बड़े बड़े जो भी चेहरे हैं उनको उतारा है, लेकिन हमारी जो संवाददाताओं से बात हुई तो उसका लब्बो-लुबाब बता दूं, गाजियाबाद बीजेपी के लिए केक वॉक दिखती हुई नजर आई। मीरापुर में आरएलडी और ये तय होगा कि कौन लड़े बीजेपी, तो वहाँ लड़ाई है, वहाँ लड़ाई आती दिख रही है फाइट में। लेकिन जैसा पंकज ने बताया, मिल्कीपुर और कटेरी में अब की आगे दिख रही है, तो ये 2 सीटें वो समाजवादी पार्टी से उपचुनाव में झटका दे सकती है। लेकिन जैसा मोहित ने बताया खैर में कि अगर प्रत्याशी और ये सीट मिलती है तो कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ेगी। अनमोल ने भी मीरापुर सीट के लिए बताया। तो कुल मिला के 5-5 में जाएगा किधर पड़ला अभी कहना मुश्किल है, लेकिन 10 सीटें जीतने का दावा करने वाली दोनों गठबंधनों को मुश्किल है कि अपनी अपनी सीट बचा लें। धन्यवाद।